नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। पाकिस्तान की बात करेंगे आज आपसे। पाकिस्तान अजीब मुल्क है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सेना को ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई। कोई और देश होता तो शायद वहां का आर्मी चीफ इस्तीफा दे देता, लेकिन पाकिस्तान गजब मुल्क है। जंग में हार के बावजूद एक फेल्ड जनरल को अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। यूं कहिए कि उसने खुद ही उपाधि ले ली अपने लिए। हम आपको बता दें पूरी खबर क्या है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का मतलब क्या होता है, जो अब जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट करके बना दिया गया है। आसिम मुनीर अब सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी होगा पाकिस्तान में। जनरल को 4 सितारा मिलते हैं, इसके पास 5 सितारे होंगे लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यह रैंक उसके पास आजीवन रहेगी, यानी आजीवन वो फील्ड मार्शल माना जाएगा और उससे जुड़ी हुई हर सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान में नियमों के मुताबिक युद्ध काल में असाधारण सैन्य उपलब्धियां हासिल करने के लिए किसी जनरल को फील्ड मार्शल बनाया जा सकता है। अब आसिम मुनीर ने कौन सा असाधारण काम किया, कौन सा तीर चलाया? भारत से संघर्ष में उसने घुटने टेक दिए। भारत की मिसाइलें जब एयरबेस पर पड़ने लगी तो मुनीर ने अमेरिका को फोन करके सीज फायर करवा लिया। भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया तो आसिम मुनीर बिलबिला गया। शहबाज शरीफ को कुछ नहीं सूझा तो वो दूसरे देशों के पास जंग रुकवाने के लिए गए। भारत से गुहार लगाकर किसी तरह अपने और अपनी आर्मी चीफ की उन्होंने जान बचाई। तो ऐसे में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना ये कौन सी मजबूरी थी, या फिर आसिम ने मौके को देखते हुए अपने लिए खुद ही प्रमोशन सिलेक्ट कर लिया? वैसे भी वो अपने गुरु जियाउल हक के कदमों पर चलता है, जिसने 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। तो अब क्या आसिम शहबाज सरकार का तख्ता पलट करेगा? इन्हीं सारे सवालों पर हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान में अंतर्कलह के बीच आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनाया जाना क्या इस आशंका को और मजबूत करता है कि वो शहबाज को गद्दी से उतारकर खुद सर्वे सर्वा बनेगा, और भारत के साथ क्या वो एक युद्ध के बारे में भी सोचेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बड़े खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय, फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं भारतीय सेना की। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल अरविंद भाटिया आज प्रोग्राम में आए हैं, जो कि फॉर्मर मिलिट्री अटैचे रह चुके हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अप्रैल 2015 से सितंबर 2017। और खास बात यह है कि उस वक्त वो पाकिस्तान में मिलिट्री अटैचे थे जब भारत ने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और वैभव सिंह हमारे साथ हैं, आप उनको सुनते हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत वैभव आपका। लेकिन मैं आपसे बात करूं, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसका हम लोगों को जिक्र करना चाहिए। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना और उसके बनते ही पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देनी शुरू हो गई। पाकिस्तान की सेना ने यह कहा है कि भारत आग से खेल रहा है, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता DGISPR ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध भी मुमकिन है। तो आप ये देखिए, अभी हम ये चर्चा कर ही रहे हैं कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, तो इससे क्या अब वो अपनी जंगी तैयारियां भारत के साथ शुरू करेगा? और अब ये खबर आपने देखी, DGISPR के जो प्रवक्ता हैं सेना के, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत के साथ युद्ध भी करेंगे। तो ये क्या ग्रैंड प्लान है दरअसल आसिम मुनीर के एलिवेशन के पीछे? आइए इसकी बात हम शुरू करते हैं। जनरल रॉय, 3 मेजर सवाल हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया? आसिम मुनीर अब इसके बाद क्या कर सकता है? और भारत इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखे? मेरा यह मानना है कि जो पाकिस्तान ने एक झूठ का पुलंदा चलाया अपनी जीत का, उस जीत को अपने देश में पब्लिक को कंफर्म करने के लिए इस समय जो है आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि देखो लड़ाई हमने जीती है और हम इस जीत की खुशी के लिए, या जीत का जो तमगा है वो हम आसिम मुनीर को पहना रहे हैं, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया, ये उसका एलिवेशन। दूसरा, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ही काफ़ी सारे फिशर्स दिखे हैं इस समय। जो कुछ भी उनकी तैयारी या जो कुछ भी उनकी मोबिलाइजेशन बोलो या जो भी आप बोलो, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है हमारे सुपीरियरिटी हर चीज़ को, उसमें काफ़ी सारे फिशर्स दिखे हैं, काफ़ी सारे उसमें दरारें दिखी हैं। तो उन दरारों को पाटने के लिए इसको एक लेवल और ऊपर कर दिया गया है, वरना वो जो फील्ड मार्शल का एक दर्जा है वो एक अलग किस्म का ही होता है। क्योंकि मेरे ख्याल से अयूब के बाद
पहला ये दूसरा मौका है। जी कि हाँ, फील्ड अयूब मार्शल खान बनाया जो इनके गया। पहले आर्मी चीफ थे, वो फील्ड मार्शल तो उन्होंने ये- खुद को बनाया था, जी। इन्होंने भी लगभग खुद ही को तो बना लिया। लगभग खुद को ही बनाया है। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने उनको नहीं बनाया है। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में इफेक्टिवली हमेशा से आर्मी की ही रही है। तो यूं कहें कि उन्होंने खुद को अपने को प्रमोशन इसलिए ले ली है कि जो भी बात वो कहे हैं अब तक, जो भी झूठ चला है उनका, उस झूठ को सच बनाने का एक असफल सी कोशिश है। देखते हैं आगे चल के शेप कैसा लेती है। लेकिन मतलब हार को उनको छुपाने के लिए, हार को छुपाने के लिए और जो कुछ झूठ बोला है उसकी उसको सच सच दिखाने के लिए उनको एलिवेशन कर दिया गया कि देखो जीते हैं लड़ाई जंग, इसलिए इनको जो है हम फील्ड मार्शल का तमगा पहना रहे हैं। इससे आसिम मुनीर का स्टैचर जो है, जो कद है पाकिस्तान में, जो ऑलरेडी काफी बहुत बड़ा था, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से बड़ा ही था, क्योंकि ही वॉज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। आप याद कीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान से बात करने की नौबत आई तो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री ने कॉल किया आसिम मुनीर को। शहबाज शरीफ से पहले आसिम मुनीर को कॉल किया और उसके बाद ये सीज फायर का जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। एक और चीज आप गौर करेंगे, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को जब भी बुलाते हैं, जैसे अभी उन्होंने टैंक पे खड़े होकर के एक विक्ट्री स्पीच भी दी थी, तो उसमें वो क्या कहते हैं? वो नहीं कहते हमारी सेना प्रमुख हैं, हमारी आर्मी के चीफ, ऐसा नहीं बोलते। वो कहते हैं ये मेरे सिपह सालार हैं, मेरे सेनापति हैं। तो ऑलरेडी वो जो है तीनों फोर्सेस के अंदर पहले ही उनकी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर दी गई और अब सिपह सालार को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तो अब पाकिस्तान में कौन सा पद बड़ा है, यह सवाल भी उठेगा। प्रधानमंत्री का पद बड़ा है या फील्ड मार्शल का पद बड़ा है? दूसरा, फील्ड मार्शल बनने, अभी अयूब खान जैसे सर ने बताया, पहले जनरल थे जो पाकिस्तान की आर्मी के, उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था, लेकिन उन्होंने सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद अपने पास नहीं रखा, वो फिर उन्होंने जनरल मूसा खान को दे दिया था। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब परिस्थिति है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी है और सेना प्रमुख भी है। सेना प्रमुख का पद उसके पास 2017 नवंबर तक है और अगर वो और फील्ड मार्शल का पद उसके पास आजीवन है। तो इसका मतलब क्या है कि 2017 की फॉर्मल रिटायरमेंट के बाद भी आसिम मुनीर जो है तीनों सेनाओं का एक चीफ मुखिया बना रहेगा। तो इस लिहाज से क्या आप एक बैक सीट डिक्टेटरशिप देख रहे हैं कि आसिम मुनीर के पास सारे अधिकार होंगे, सब कुछ होगा और बाकी सारे पद जो हैं वो सेरेमोनियल हो जाएंगे, आर्मी चीफ का भी और प्रधानमंत्री का भी। मैं जनरल भाटिया से पूछना चाहूंगा, जनरल भाटिया आप तो पाकिस्तान में रहे हैं, कैसे वर्क करता है ये हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान में है? शुक्रिया सौरभ। पहली बात, कोई भी विदेश का अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कुछ कराना चाहता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं रिंग करता, वो चीफ को ही रिंग करता है। तो जो अगर आसिफ मुनीर की तरफ जो फोन करके आपने बताया कि उन्होंने बोला कि अब आप ये करें या सीज फायर करें, तो वो वही चीज कियानी के साथ भी होती थी, वही रहील शरीफ के साथ होती थी, वही जनरल बाजवा के साथ होती थी और वही इनके साथ भी हो रही है। फर्क बस इतना है कि आसिफ मुनीर जो एक हाफिज हैं और एक बड़े डिवाउट और रेडिकल काइंड ऑफ अ रिलीजियस जनरल हैं, ये फॉलो तो करते हैं जिया की लेगेसी। आपने बताया भी था कि ये जिया के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे सोचते हैं ये मुशर्रफ की तरह सोचते हैं, क्योंकि मुशर्रफ ने कारगिल करा था, इन्होंने पहलगाम किया। मुशर्रफ जो थे उन्होंने भी एयर चीफ और नेवल चीफ को नहीं बताया था, इन्होंने भी इनको नहीं बताया। लेकिन ये जो इनको तगमा दिया गया है फील्ड मार्शल का, ये आगे के लिए नहीं, ये तो थैंक यू है शहबाज शरीफ का, क्योंकि जिया ने भुट्टो को हटाया भी था, जेल भी की थी, एग्जीक्यूट भी किया था। भुट्टो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे। उसी तरह डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर इमरान खान थे, जिनको इसने अभी जेल भी कर दिया और भी उसके साथ कई ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हम टीवी पे भी नहीं बोल सकते। तो अगर वैसी चीजें हुई हैं तो बस उसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो ये जिया के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जो भुट्टो के साथ जिया ने किया वो इमरान खान के साथ आसिफ मुनीर कर रहे हैं। अब इसका फॉल आउट इंडिया पे क्या होगा? पहली बात मैं आपको ये बता सकता हूं, क्योंकि मैं जो हूं 3 साल से थोड़ा कम पाकिस्तान में रहा हूं। मेरे जो पिताजी हैं वो M2 एक्सप्रेसवे में जब मैं गाड़ी चला के बागा से इस्लामाबाद जाता था अपनी कार चला के, तो वहीं एक्सप्रेसवे से 20 किलोमीटर दूर भेरा गांव था जहां वो पैदा हुए थे।
और मैंने कई बार आईएसआई को बोला कि भाई मेरे को जाके देखने तो दो कि मेरे जो पिताजी यहाँ पर भेरा में पैदा हुए हैं तो मैं देख सकूं कि वहां पर क्या है स्टेटस। मेरी मदर झेलम में पैदा हुई थी और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो उस समय अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी में थे, राजरिफ में थे, और उन्होंने जब पार्टीशन के टाइम इंडिया में आके उन्होंने अपना, तो इसलिए हमारी मदर 7 साल की थी जब आ गई थी, तो उन्होंने मेरे को भेरा भी नहीं जाने दिया। लेकिन वो ये बोलते थे कि साहब आप अनऑफिशियली चले जाओ, हम आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोलता था कि इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर पाकिस्तान में अनऑफिशियली कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर साहब का जो ओहदा वहां था उससे कहीं ज्यादा उनके कप्तान और मेजर का ओहदा होता है, उससे कहीं ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा उनके पास और सहूलियतें होती हैं, लेकिन डर एक बना रहता है। मैंने एक बार पूछा था इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर साहब से कि साहब इंडिया में तो हम सब अपनी गाड़ी के पीछे आर्मी लगा के चलते हैं और बड़े शौक से बताते हैं कि मैं इंडियन आर्मी का हूं। तो बोलता है साहब अगर हमने अपनी आर्मी यहां पीछे लगा ली तो हमारे पर तो गोली चल जाएगी। अच्छा, तो ऐसी अगर इस तरह का माहौल है तो आप खुद को पाकिस्तान आर्मी का बताना जान का खतरा लेना, जान का खतरा है, क्योंकि उनको पता है कि गोली आ जाएगी। नहीं सर, लेकिन आप उस वक्त वहां पर थे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, और जनरल राहिल शरीफ शायद उस वक्त सेना प्रमुख थे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो उस वक्त मैं ये जानना चाह रहा हूं, उस वक्त आप लोगों, बिकॉज आपका जो रोल था वहां पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है सरकार के अंदर, सेना के अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग लेना और फिर उसको भारत को बताना, तो वहां क्या उस वक्त पता लगता था कि राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के कद में क्या अंतर है? हु वाज इन चार्ज देन? जमीन आसमान का अंतर है। हर ट्रक के पीछे राहिल शरीफ की पेंटिंग लगी होती थी और वो लोग बोलते थे ये हमारे ये प्रॉफिट समान है। राहिल शरीफ को बहुत पूछते थे वहां के लोकल लोग। उस समय आर्मी की बहुत अहमियत थी, लेकिन अब धीरे धीरे राहिल शरीफ के बाद से मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल पाकिस्तान आर्मी की अपने ही पॉपुलेशन में हो गई है। और आपने ये बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम, उस समय भी यही था कि उरी अटैक हो चुके थे और हम सब बाकी जैसे इंडियंस यहां वेट कर रहे थे, जो हम एम्बेसी में थे, हम वेट कर रहे थे कि भाई कब जवाबी कार्रवाई होगी इन पे। और 10-12 दिन निकल चुके थे और उसमें कुछ दिन हम एम्बेसी में ही, क्योंकि काम की वजह से और कुछ और सिक्योरिटी की लिहाजे से हम एम्बेसी में ही रहते थे। तो एक पार्टी हुई वहां के सरीना होटल में, तो वहां के पुराने DGISI असद दुरानी साहब, असद दुरानी आर्टिलरी के हैं वो, और उन्होंने मेरे को बोला कि ब्रिगेडियर साहब इंडियन आर्मी तो बिल में घुस गई, आप लोग तो एम्बेसी में छुप गए, तो इतना डर गए आप तो यहाँ, और आपने ये उरी अटैक और ये सब बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने वापस आए, हमने बम्बा वाले साहब हमारे एम्बेसडर थे, मैंने कहा सर मैं कल ना अपने सिविल महकमे से बिल्कुल अनमार्क्ड अनबुलेट प्रूफ कार में आऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा था कि अगर इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को ये टारगेट करेंगे तो इंडियन आर्मी और हमारी जो पॉलिटी है वहां उनको छोड़ेगी नहीं। तो मैं उसके अगले दिन ही, वो अगले रात सुबह ही मैं अपनी कार उठा के अपने घर चला गया और मैं वहीं से फिर ऑपरेट करने लग गया। लेकिन फिर मेरे को DGMO साहब मिले एक बार और शाम को, और उन्होंने पूछा कि सर आप बताओ तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग कहते हो कुछ हुआ ही नहीं, ये छुटपुट सी कुछ बातचीत हुई, आप बताएं हमको क्या हुआ। तो मैंने उनको थोड़ी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने हमला किया होगा और ऐसे ऐसे हमारे पूरा ये जो है तजवीज बनी होगी। तो उन्होंने मेरे को हंस के बोला कि साहब आप बॉलीवुड की मूवी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा। तो सर्जिकल स्ट्राइक को फिल्मी कहानी बता रहे थे, फिल्मी कहानी बता के हंस के बोल रहे थे कि साहब आपने बहुत अच्छी बॉलीवुड की एक पॉट बॉयलर मेरे को सुनाई है। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तुम करते रहो, तुम्हें कई ऐसी और स्टोरी सुनेंगी जो असली में दिखने को मिलेगी। फिल्में बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आप रोते रहेंगे। खैर, तो ये तो खैर पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कभी अपनी हार को स्वीकार ना करना, कभी भारत ने कोई कार्रवाई की तो हमेशा उसको डाउन प्ले करना। तो उसी एंगल को एक तो थैंक यू बोला, दूसरा जब शहबाज शरीफ ने ये सबको प्रोक्लेम किया कि हमने 71 की वॉर का बदला ले लिया है, तो उन्होंने कुछ दिखाना है, ना कि पाकिस्तान में बट पूरे वर्ल्ड को, कि देखो हमने कैसे बदला लिया। और हियर आई एम प्रमोटिंग समवन हु हैज बीन द चीफ, हु हैज बीन, कुछ आप जोड़ रहे हैं वैभव, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। सौरभ, मेरा ये मानना है कि इसको एक दूसरा एंगल से भी हम देख सकते हैं। पाकिस्तान में जो उनकी आर्म्ड फोर्सेज है, जो आर्मी है खासकर,
वो बेसिकली कोर कमांडर्स के ऊपर चलती है। कोर कमांडर्स जो हैं अच्छा कंट्रोल रखते हैं उसके ऊपर। वहाँ पे जैसी हमारी आर्मी कमांड्स हैं उस तरह का कोई फंक्शन बनाई तो है इन्होंने, पर उस तरह का फंक्शन में मैच्योर नहीं हो पाया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इस समय इन्होंने कॉस्मेटिक से एक्शन किया है, सबको मालूम है कि फील्ड मार्शल का रैंक तो इन्होंने खुद ही लिया होगा, क्योंकि खुद ही गवर्नमेंट है। सिविल गवर्नमेंट का तो कोई मतलब नहीं, खाली क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक सिविल गवर्नमेंट बना रखी है। आपने खुद ही देख लिया कि जो इलेक्टेड लीडर थे इमरान खान थे, उनको वहां बंद किया हुआ है और ये खुद वहां बन गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इससे एक बहुत बड़ी घटना जो मुझे समझ में आती है जो हो सकती है वहां पे, कि वहां की आर्मी के अंदर खासकर नेवी एयरफोर्स मिला करके डाइसेंट भी दे सकता है ये इस तरह का प्रमोशन। एक डिसेंट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है। डिसेंट इसलिए हो सकता है, इस समय पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो नहीं है जो कभी हुआ करते थे अयूब के टाइम पे या उसके बाद जितने भी घटनाएं क्रम हम बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आर्मी के अंदर भी, एक तो देश के हालात तो देख ही लिए हमने, आर्मी के अंदर भी जो सिनर्जी एक दिखती है हर बार के इस तरह के माहौल में, वो सिनर्जी इस बार देखने को मिली नहीं है। अच्छा। और वो एक वजह है जिसकी वजह से, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे इनकी एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, बिल्कुल धराशायी हो गई। तो मुझे लगता है उस सिनर्जी में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखी है। तो मेरा ये मानना होगा कि, और खासकर ये देखेंगे कि अगर ये इंसान जो अभी फील्ड मार्शल बना है आसिम मुनीर, ये देश को और गर्त में गिराने के, पुश करने के लिए तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पे ये डाइसेंट होना या एक तरह से उस तरह का बवाल खड़ा होना भी हो सकता है। अभी आपने कहा कि देश के हालात वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। अभी कैसे हालात है मैं बता रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। क्यों हम कहते हैं या हमारे यहां चर्चा होती है पाकिस्तान के टुकड़े कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि हर रोज पाकिस्तान उस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 अलग अलग प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, चारों प्रांतों में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वहां रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। आज सिंध से एक बड़ी खबर आई, सिंधु नदी के पानी के डायवर्जन को लेकर वहां एक जंग शुरू हो गई है और आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने सिंध के होम मिनिस्टर जियाउल हक लंजर के घर को आग लगा दी। नाराज भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, खूब ताबड़तोड़ फायरिंग की और एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज फिर एक सुसाइड अटैक हुआ, एक बस के ऊपर, उसमें स्कूल की बस बताया जा रहा है, उसमें 4 बच्चे मारे गए। अब पाकिस्तान कह रहा है हम इसका बदला लेंगे। आप जानते ही हैं कि कैसे टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है इस वक्त पाकिस्तानी सेना की। वो भी रोज कत्लेआम करते हैं पाकिस्तान की सेना के लोगों का, उनको अगवा कर लेते हैं। और अब वो और ज्यादा आग बबूला हो गए क्योंकि एक ड्रोन स्ट्राइक में खैबर पख्तूनख्वा में 4 छोटे छोटे बच्चे मारे गए। तो इस किस्म की खबरें रोजाना पाकिस्तान से आती हैं। केवल एक अंदाजा आपको दूंगा, इस साल जनवरी से लेकर अब तक 5 महीनों में केवल बलूचिस्तान के अंदर 350 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर। और माना जाता है कि इसमें सैकड़ों आर्मी के लोग मारे गए हैं। हालांकि उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करती पाकिस्तान की सेना, लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल विस्फोटक हैं। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, हो सकता है। और ऐसे में आसिम मुनीर कि आप ये लार्जर देन लाइफ छवि बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे पास तो जैसे कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा सेनापति है जो हमें किसी भी मुश्किल से उबार सकता है। वैभव तो खूब पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, क्या कमेंट्री चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल बनने को लेकर? वैभव देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जैसे वो 2 नंबर मुल्क है, वहाँ की 2 नंबर हुकूमत है, वैसे ये 2 नंबर फील्ड मार्शल है। 2 नंबर की हुकूमत इसलिए है क्योंकि 2 नंबर का मुल्क से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई जेन्युइन स्ट्रगल से तो बना नहीं है, अंग्रेजों ने बनाना था, उन्होंने वो बना के चले गए एक आर्टिफिशियल स्ट्रगल क्रिएट करके। और 2 नंबर हुकूमत है क्योंकि हारे हुए इंसान को फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन जिता करके उसको वजीर आजम बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 नंबर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, वो उनकी आपको पता है कि नहीं, उनकी जो डिग्री थी, उन्होंने क्लेम किया था कि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर है वहाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं। और जब कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन पड़ी तो उनसे कोर्ट ने कहा कि अपनी डिग्री दिखाएं मेडिकल डॉक्टर की। उन्होंने डिग्री दिखाई, वो डिग्री फर्जी निकली। ठीक है, उनके पास कहीं किसी एजुकेशन की कोई डिग्री नहीं है। वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, सबसे पॉपुलस, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है वहाँ की। अब ये 2 नंबर फील्ड मार्शल है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में फील्ड मार्शल बनाने का कोई रूल दिया ही नहीं है, पता है आपको? अच्छा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें कहीं एक लाइन में कहीं नहीं लिखा है कि फील्ड मार्शल कौन बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी वर्दी क्या होगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, कहीं कोई मेंशन नहीं है। सिर्फ रूल 7 जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, उस रूल 7 में लिखा हुआ है कि अगर कोई फील्ड मार्शल को हटाना हो तो प्राइम मिनिस्टर को उसके कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी।
ये एक लाइन है जहां पे फील्ड मार्शल वर्ड मेंशन है पूरे पाकिस्तान आर्मी एक्ट में। तो जहां पे प्रोविजन अपॉइंटमेंट का है ही नहीं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, तो ये फील्ड मार्शल बना कैसे, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये सवाल उठता है कि फिर अयूब खान कैसे बन गए थे। बिल्कुल ठीक है, तो अयूब खान इस तरह से बन गया था क्योंकि वो डिक्टेटर था। उस समय पाकिस्तान में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं, पाकिस्तान में कोई आईन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो जो डिक्टेटर बोलता है, जो तानाशाह बोलता है, वही कानून होता है। तो उसने बोला कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ठीक है, और वो फील्ड मार्शल बन गए। अच्छा, वो फील्ड मार्शल बनाने वाला जो पैनल था, उनकी जो कैबिनेट थी, उसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल बर्की और एक थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये लेफ्टिनेंट जनरल बर्की कौन थे? ये जो इमरान खान है, इमरान खान के दादा लगते थे वो रिश्ते में। ठीक है, और ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, वो जो जमहूरियत के चैंपियन हैं पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो जो कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा हमारा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, तो उनके वो नाना जमहूरियत के चैंपियन, जो डैडी बोलते थे अयूब खान को, तो वो डैडी के कैबिनेट में वो थे। तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर, और इनको जो फील्ड मार्शल बनाया है आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ, कौन सी पार्टी? वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक आ गए हैं ये। ठीक है, और वो जमहूरियत के चैंपियन से इसको वेलकम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। सो ये पाकिस्तान में एक, मैं कहूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन वो एक दोगली रियासत है जहां पे दोगले सियासतदान हैं, दोगले फौजी हैं और दोगला समाज है। वो हर उस चीज को जिसको वो बस एक चीज का जवाब चाहिए, वो ये कि ये 2022 में आर्मी चीफ बने, और जब से आर्मी चीफ बने ये सारी दुनिया जानती है कि ये फैसले करते हैं। इवन जो फॉरेन इकोनॉमिक डेलीगेशंस आते हैं पाकिस्तान में, उनसे भी मुलाकात आसिम मुनीर एज आर्मी चीफ किया करता था। तो जो आदमी पहले से ही देश की ड्राइविंग सीट में हो, उसको क्या जरूरत है कि मैं अपने इंजन की पावर और बढ़ा लूं, या मैं कुछ अपनी गाड़ी में कुछ और नया सेटअप लगा लूं फील्ड मार्शल बनाने का। तो क्या इससे ये कुछ लोगों ने, एनालिस्ट ने ये भी कहा, कहीं इसके पीछे चाइना तो नहीं है? क्योंकि चाइना को भी एक सिंगल विंडो डिसीजन मेकर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब वो शहबाज शरीफ से क्या बात करें, शहबाज शरीफ क्या फैसले ले सकते हैं? अब आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात करने का उनको एक रूट मिल जाएगा अगर वो एक ऐसी पोस्ट पर आ जाएं जो जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, तो सीधे आसिम मुनीर से बात करें, जो आसिम मुनीर से चाहें वो करवाएं। आपको? हाँ सर। वैभव, हम वही बात कर रहे थे कि देखो इसका एलिवेशन जो किया है ना, वो ये भी एक इंडिकेशन है कि चीफ रहते हुए उसका जो होल्ड होना चाहिए था देश और आर्म फोर्सेस के ऊपर, उसको लगा कि शायद वो होल्ड है नहीं, एक एलिवेट कर दिया और ऊपर। तो अभी आर्म फोर्सेस के अंदर उसको एक तरह से अब एक लेवल ऊपर कर दिया। तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया ये, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी वैसे ही गिर रही थी। यही इंडिकेशन मैंने पकड़ी। और आर्मी के ऊपर भी होल्ड नहीं था वैसा आप मानते हैं? नहीं रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी पाई गई होगी, इसीलिए इसको एलिवेट कर दिया और ऊपर कर दिया, ताकि अब वो लार्जर देन लाइफ उसमें आ गया, अब मतलब बड़ा उस पर आ गया। वरना चीन को या किसी को समस्या क्या थी? वो समस्या तो थी ही नहीं। सिंगल विंडो डिसीजन मेकिंग तो हमेशा से चीफ की रही है पाकिस्तान कंट्री में, एज ए कंट्री। सिविल गवर्नमेंट तो सिर्फ एक फसाद रखा हुआ उन्होंने सिविल गवर्नमेंट का, क्योंकि जो वेस्टर्न नेशंस है, खासकर अमेरिका, वो कोई भी एड नहीं देता है अगर गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप कहीं पे हो तो वो क्या करते हैं कि हमेशा से एक सिविलियन गवर्नमेंट का फेस रखा हुआ है। पाकिस्तान में इलेक्शंस भी जो होते थे, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, इलेक्शन भी क्या होते थे, पीएम तो वो बनेगा जिसको आर्मी की बैकिंग होगी। इमरान खान को भी जब तक आर्मी की बैकिंग थी वो रहा पीएम, जो ही आर्मी ने थोड़ा सा हाथ हटाया तो देखो कहां है अभी। तो पाकिस्तान, लेकिन कोई भी ऐसा अगर कोई जनरल है, उसने अपने आप को कोई बड़ा ओहदा दे दिया, जैसे मुशर्रफ ने खुद को डिक्टेटर बनने के बाद सीईओ अपॉइंट कर दिया था पाकिस्तान का, और कुछ वक्त तक वो सीईओ भी रहा और साथ साथ आर्मी चीफ भी रहा, लेकिन उसको आर्मी चीफ की पोस्ट छोड़नी पड़ी। हमने बताया अयूब खान ने भी फील्ड मार्शल बनने के बाद आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया दूसरे जनरल को। तो क्या आसिम मुनीर जो है वो कोई आर्मी चीफ अपॉइंट करेगा? आर्मी चीफ अपॉइंट करने के बाद क्या वो असर्ट नहीं करेगा, फिर वो मुखिया बनने की कोशिश करेगा? और इससे बचने के लिए क्या आसिम मुनीर डायरेक्टली टेक ओवर कर सकता है पाकिस्तान की सरकार को, शहबाज शरीफ को हटा करके? सर, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि एक जनरल कियानी ने जब उनको दूसरा 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, और उसके साथ साथ आपको पता होगा रहील शरीफ एक वो जनरल थे मुशर्रफ के बाद जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं लिया था, कियानी ने 3 साल लिया। सर वो मांग तो रहे थे ना, उसी के खिलाफ तो फिर सारा खड़ा किया गया ना उसके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ। उन्होंने तो नवाज शरीफ को बुला के बोला। तो मैं यही बोल रहा हूं, लेकिन वहां एक डॉक्ट्रीन इनंसिएट किया था जिसको जनरल रॉय ने भी बताया कि अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई तो ये जितना
जो सपोर्ट और IMF फंडिंग और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिल रही है उस पर एक रोक लग जाती है। तो उन्होंने कहा था लेट अस नॉट बी किंग्स, लेट अस बी किंग मेकर्स, and that is what that doctrine, the Kiani doctrine, is being enunciated and it is being played out in Pakistan अभी भी, कि वो किंग मेकर बन के ही रहेंगे। जहां तक सवाल है चीफ से ऊंचा ओहदा फील्ड मार्शल बनने का, ओहदा जरूर ऊपर है लेकिन पावर उसके पास है जो फिजिकली कमांड कर रहा है आर्मी को, और वो रहेगा चीफ। और तो 27 तक तो इनको ये चीफ रहने वाला है, तो 27 तक ये दोनों पोस्ट होल्ड करेगा। ये जो इस साल इन्होंने नवंबर में रिटायर होना था, हाँ जी, 17 नवंबर को 2025 में इन्होंने रिटायर होना था, लेकिन क्योंकि अब ये परपेचुइटी के लिए बन गए हैं फील्ड मार्शल, मेरे को नहीं लगता कि ये अभी रिटायर होंगे। बट इन्होंने क्या किया है अपने लिए और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लिए 3 साल का टाइम ले लिया है, जबकि जिसमें कि वो ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान पूरी तरह से साइडलाइन हो जाए, लेकिन वो अपनी ताकत चीफ किसी और को बना के शायद नहीं देंगे, या ऐसे बंदे को चीफ बनाएंगे जो कि उनके फर्म कंट्रोल में रहे। एक आध उनका जो कोर कमांडर, चीफ की पावर, आर्मी चीफ की पावर भी अपने पास रखेगा ये, और फॉर्मल टेक ओवर, तख्ता पलट भी नहीं करेगा। अब एक सवाल रह जाता है कि हमारे लिए आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनने का मतलब क्या। हमने बहुत देखा, आपको आसिम मुनीर के बारे में बताया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसके पिता एक मौलाना थे, ये खुद एक हाफिज है, सऊदी अरब में रहा तो इसने हाफिज की डिग्री ले ली, मतलब इसको कुरान बाय हार्ट याद है। अब ये जब अपनी इसके बारे में जो लोग बताते हैं कि जब ये अपने लोगों से भी बात कर रहा होता है, बात बात में कुरान की वर्सेस कुरान की आयतें जो है वो कोट करता है। एक नई चीज और पता लगी इसके बारे में जो कोई और आर्मी चीफ नहीं करता था, ये पंजाबी में भी बात करता है अपने लोगों से। तो ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, इससे पहले जितने जनरल हुए हैं उन सबसे। मुशर्रफ एक बड़ा मॉडर्न किस्म का आदमी था, बड़ा फ्लैशी सा लाइफस्टाइल था उसका, इसके बारे में वैसा भी कुछ नहीं जाना जाता। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता है आसिम मुनीर, इसकी फैमिली में कौन है, कहाँ है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो विदेश में भी रहते हैं। और आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये ISI का चीफ भी रहा है और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ DGMI भी रहा है, DGMI भी रहा है। तो इसके पास कुछ स्किल सेट्स हैं ऐसे जो इसको औरों से ज्यादा भारत के लिहाज से खतरनाक भी बनाते हैं। तो ऐसे में जनरल आप ही का बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंडिया के लिए क्या ये आज तक का सबसे खतरनाक आर्मी चीफ है पाकिस्तान का? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि ये जिया की आइडियोलॉजी और मुशर्रफ का वो जो एक्यूमेन है, टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन है, उन दोनों का निचोड़ है। और जब ये दोनों बनके, और फील्ड मार्शल तीसरी चीज जो इनको ओहदा दे दिया गया है, तो आगे भारत को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अगर किसी को भारत देश में ये शक है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी पीसफुली रह सकते हैं या अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो इस नोशन को हटा लीजिए, और इसको बहुत पहले हटा लेना चाहिए था। और ये कभी भी संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान इस रूप में ज्योग्राफिकली 4 प्रांतों में है। तो हमारे को ना केवल चौकन्ना रहना है, बट फाइनेंशियली, होलिस्टिकली, खाली इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी ने नहीं करना है, बट एज इंडियन अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और हाइफिनेशन करें, जो कि 71 की लड़ाई के बाद हुआ था, और उस तरफ हमें काम करना चाहिए। शायद काम हो भी रहा है। और वैसे भी क्योंकि ये आर्मी, जनरल रॉय ने भी बोला था, उतनी पॉपुलर सपोर्ट के साथ नहीं है, क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट पीटीआई के पास था, तो बलूचिस्तान में ये मार खा रहे हैं। 50 to 60% जो इनका कंट्रोल था वो केपीके में नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान में ये मार खा रहे हैं। इनका जो सिंध में आपने देखा ही कि कितनी टारगेटिंग हो रही है। उधर से एक सराइकी बेल्ट है जिसका आपने नाम नहीं लिया, वो सराइकी बेल्ट जो है, लोग जो कि इंडस रिवर के साथ साथ बह रहे हैं, बसे हुए हैं, वो उनका एक अलग प्रांत बनाना चाहते हैं, जबकि सिंध में वो शोर है कि या तो आजादी दो या हमें भारत के साथ विलय करो। 71 जैसी हालात बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये उस तरफ बनते जा रहे हैं। और उस तरफ जब तक ये होगा नहीं, तब तक इस पूरे इलाके में 71 में इन्होंने बंगालियों को इतना परेशान किया कि वो पूरी तरह उठ खड़े हुए और उन्होंने आजादी मांगनी शुरू कर दी, और अब ऐसे ही हालात अब हैं। एक पॉइंट और है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है कि ऑप सिंदूर जब शुरू हुआ तब से लेके अब तक इतने दिनों में जो देखा हमने, इसके पहले पाकिस्तान इन टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में डिनायल मोड में रहा करता था। ये पहली बार है
जो उसने बिल्कुल डिनायल नहीं देखा है। एक शब्द नहीं आया वहां से टेररिस्ट के ऑपोजिट, टेररिस्ट के खिलाफ एक शब्द नहीं आया पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से या किसी से भी। जितने जनाजे निकले हैं, जितने वहां पे सब वो खुतबे पढ़े गए हैं, वो सब के सब में एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी। जनरल ने सलूट मारे ये जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को टेररिस्ट के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है ओपनली, और दुनिया से भी किसी का भी कोई इसके अगेंस्ट वर्ड नहीं आया है। दुनिया क्या कर रही है, क्या सोच रही है, और आप सोचें ये पॉइंट सोचने वाला है। हाँ, दुनिया में होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो अब नर्सरी एस्टैब्लिश हो चुकी है आतंकवाद की, उसको रोकें, थामें, उस पर कुछ करें। आप IMF से उसको बेल आउट दे रहे हैं। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं भाई किस बात का प्रमोशन तुमको मिला है, जंग तुम हार गए, पानी हमारा बंद हो गया। और इससे पहले जो शख्स बोल रहे थे वो कह रहे थे कि इसके तो जुर्म ऐसे हैं पाकिस्तान में, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वैभव, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम अहमद नूरानी है। वो पत्रकार हैं, पाकिस्तानी मूल के, अब अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर पाकिस्तान में जानलेवा हमला हुआ। जब वो अमेरिका चले गए तो पीछे से उनके 2 भाई रहते थे, उन दोनों भाइयों को गायब कर दिया, लापता कर दिया। वो पिछले 3 महीने से कहाँ है किसी को नहीं मालूम। इनकी एक बूढ़ी माँ है, वो बूढ़ी माँ हर 15 दिन 20 दिन पे कचहरी जाती है। जज कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो लोग लेके गए हैं भाई उनका नाम लेते हुए, उनके बारे में बात करते हुए मेरे पर जलते हैं। तो ये हालत है। और देखिए वो बात सही कर रहे हो कि वो खुद पर्सनली विक्टिम है। अहमद नूरानी साहब ने रिपोर्ट किया था कि ये जो आपके हाफिज साहब हैं, जो फील्ड मार्शल हाफिज, ये खुद भी शराबी है, इनका भाई भी शराबी है। इनका भाई जो है वो शराब के नशे में POJK के अंदर एक 19 साल के बच्चे के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। वो खबर रिपोर्ट हुई और रातों रात वो सारी खबर जो है पाकिस्तान के हर एक न्यूज़पेपर से, हर एक न्यूज़ चैनल से गायब कर दी गई। और उसके भाई को माफी दे करके उसके घर से 42 शराब की बोतलें बरामद हुई थी। बाय द वे, कोई इंसान अपने घर में 42 बोतलें नहीं रखता। तो वो बोतलें, उनकी जो खबर थी वो भी गायब कर दी गई। हमारे पास पड़ी हुई है, अगर जब भी आपको प्रोड्यूसर को चाहिए होगा बताइएगा, हम दे देंगे। और एक चीज समझिए, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलैरिटी है वो अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे है। आज से 1.5 साल पहले कोर कमांडर का घर जलाया गया था लाहौर में। लाहौर, सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, जो कि हॉटबेड माना जाता है और पॉपुलैरिटी पाकिस्तान आर्मी की, सब तरह रिक्रूटमेंट भी वहीं से होती है। सर ने बात की कि उनकी मदर झेलम से थी। झेलम खुद एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ग्राउंड है। झेलम के अंदर ISI के सेफ हाउसेस पे हमला हुआ, पेशावर कोर के ऊपर हमला हुआ, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर। लेकिन लोग कहते हैं कि वहीं से तो उन्हीं प्रोटेस्ट के बाद से तो आसिम मुनीर ने पावर कंसोलिडेट करनी शुरू करी। उस कोर कमांडर को ही बर्खास्त कर दिया जिसके जी, उनको बर्खास्त किया। उन्होंने पावर कंसोलिडेट कहां करी? फौज के अंदर, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान एक अलग एंटिटी है। पाकिस्तान फौज और उनके कोर कमांडर्स और उनकी जो किचन कैबिनेट है वो एक अलग चीज है। वहां पे तो हर एक आर्मी चीफ अपने लॉयलिस्ट रखता है। क्या जब बाजवा बने थे तो उन्होंने 3-4 कोर कमांडर नहीं हटाए थे, अपने सैक किए थे बैठे हुए सिटिंग कोर कमांडर्स? क्या उससे पहले जब राहिल शरीफ बना था तो क्या उसने नहीं हटाए थे? ये सारे काम करते हैं। और देखिए सबने बात की थी कि एड नहीं मिलेगी अगर ये खुद बैठेंगे। वो कैरी लुगर बिल जो है अमेरिका में पास हुआ था, वो कैरी लुगर बिल में एक कंडीशन रखी गई कि अगर जब तक डेमोक्रेटिक सेटअप है पाकिस्तान के अंदर तभी तक अमेरिका या IMF या किसी भी ग्लोबल एजेंसी से इनको कोई भी लोन या एड मिल सकता है। ओके। तो इसलिए ये टेक ओवर ये कभी टेक ओवर नहीं करेंगे। और देखिए जहां तक बात है आसिम मुनीर की, एक बात ये भी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि क्या वो सबसे डेंजरस है। जी, आसिम मुनीर सबसे डेंजरस आर्मी चीफ हुए हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। जब से ये आर्मी चीफ बने हैं, आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलैरिटी देख लीजिए, उनकी कैजुअलिटीज देख लीजिए, आप उनका सारा का सारा जो सिस्टम है वो देख लीजिए। अच्छा देखिए, ये एक लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं, अब इनको अल्लाह ही रिटायर करेगा, क्योंकि एक बार रिटायर हो चुके थे, ठीक है। हाँ। तो एक्सटेंशन लेकर के आर्मी चीफ बन गए, ठीक है। दोबारा रिटायर होने वाले थे तो 26th अमेंडमेंट 26वीं तरमीम करके दोबारा पास ले लिए। अब ये देश पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये तो पहलगाम के हमले ने बता दिया। पहलगाम के आतंकवादी हमले ने बता दिया कि ये आदमी बहुत रेकलेस है और ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है खुद की पावर जो है, खुद की ताकत, सत्ता जो है उसको मजबूत करने के लिए। इसीलिए भारत को बहुत सावधान रहना पड़ेगा आने वाले वक्त में, खास तौर पर तब तक जब तक ये आसिम मुनीर पाकिस्तान की ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है। जनरल रॉय, जनरल भाटिया, बहुत धन्यवाद आपका। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में आने के लिए।